नमस्कार। आज का हमारा मुख्य विषय है आर्थिक विकास अर्थशास्त्र के अंतर्गत बैलेंस ग्रोथ मॉडल की व्याख्या करना। वास्तव में बैलेंस ग्रोथ मॉडल अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश को प्रेरित करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भले ही हम अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निवेश थोड़ा करें, लेकिन अवश्य करें। तभी एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के लिए मांग जनरेट करेगा और अन्य क्षेत्र प्रथम क्षेत्र के लिए मांग जनरेट करेंगे और इस प्रकार दोनों क्षेत्र या अन्य क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अर्थात पूरक मांग का जन्म करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास तेजी से होता जाता है। बैलेंस ग्रोथ मॉडल एक प्रकार से आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया है, एक तकनीक है, एक रणनीति कहा जा सकता है, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम लोग टुकड़ों में निवेश करते हैं, भले ही छोटा हो। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वास्तव में नर्स ने किया था, लेकिन इस सिद्धांत के विकास के संदर्भ में कई अर्थशास्त्रियों का नाम आता है, जो हम क्रम से आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि संतुलित विकास क्या होता है। संतुलित विकास का सीधा तात्पर्य है जब सभी क्षेत्रों का विकास एक साथ हो, चाहे अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर्स हो, चाहे अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो, चाहे अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर हो। इसका तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विकास एक साथ अगर है, तो हम उस विकास को हम बैलेंस ग्रोथ मॉडल के अंतर्गत जानेंगे। अर्थात निवेश इस प्रकार से किया जाना चाहिए, चाहे सरकार करे चाहे निजी क्षेत्र करे, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि हमारी रणनीति में निवेश की प्रक्रिया इस प्रकार से समाहित होनी चाहिए कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के लिए मांग पैदा कर सके। इसका तात्पर्य यह है कि मान लीजिए हम एक सिटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमने वहां पर एक कॉलेज का निर्माण कर लिया और साथ ही साथ दूसरी तरफ हमने एक कॉलोनी का निर्माण कर दिया, लेकिन हमने ड्रिंकिंग वाटर या लाइब्रेरी अन्य चीजों का विकास नहीं किया, तो परिणाम क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में इन दोनों निवेशों का कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा। इसलिए हमको जो भी निवेश करना है वो पूरक निवेश का चुनाव करना है। पूरक निवेश का तात्पर्य यह है कि एक क्षेत्र जो विकास के लिए अन्य क्षेत्रों पर निर्भर रहता है और वो अन्य क्षेत्र कौन से हैं। जैसे हायर एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए आपको अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, अच्छा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छा गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए आपको अच्छे टीचर्स होने चाहिए, एजुकेटेड वेल एजुकेटेड टीचर्स होने चाहिए। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपके पास वाईफाई कैंपस और हमारे पास अन्य चीजें इसके साथ होना अनिवार्य है, तभी हायर एजुकेशन में विकास हो पाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरक उद्योग, अभी हम बार बार आपको बता रहे हैं कि पूरा कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिस इंडस्ट्री पर उस क्षेत्र का विकास निर्भर करता है। जैसे किसी देश के उद्योग का विकास एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर करेगा, तो उद्योग क्षेत्र का पूरक उद्योग एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर है। सपोज दैट एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के लिए फाइनेंस होना चाहिए, इंडस्ट्री के लिए हमारे पास तकनीकी होनी चाहिए, मशीनें होनी चाहिए, वो कहां से आएंगी? तो उसके लिए और स्किलफुल हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए बैंक आगे आता है, वो लोन प्रोवाइड करता है कि आप लोन लीजिए और टेक्नोलॉजी लेकर के आइए। साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उद्योग क्षेत्र का विकास तेजी से होता है। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, उद्योग क्षेत्र जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का पूरक सेक्टर कौन सा हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ। या हमारे पास कौन सा सेक्टर होगा? हमारे पास सर्विस सेक्टर होगा। तो हमें बैलेंस ग्रोथ मॉडल के अंतर्गत निवेश की परंपरा को अपनाना है, लेकिन निवेश पूरक
उद्योगों में होना अनिवार्य है। आपके जो बैलेंस ग्रोथ मॉडल के सपोर्टर इकोनॉमिस्ट हैं, उसमें लुइस का नाम आपका आता है, आपका उसमें नाम आता है, नर्स का नाम आता है, नर्स के नाम से जाना जाता है, सिटोवस्की का नाम आता है, इसमें मेयर वॉल्डविन का नाम आता है, इसमें एलन यंग का नाम आता है, और रॉजस्टिन रोडा वास्तव में ये जो बैलेंस ग्रोथ मॉडल के समर्थक अर्थशास्त्रियों के रूप में जाने जाते हैं। वहीं आपका एक दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनबैलेंस ग्रोथ और अर्थशास्त्र के या मॉडल के समर्थक अर्थशास्त्रियों में कौन कौन से हैं, तो उनका भी आप एक लिस्ट जरूर बना लीजिएगा। तो इन्होंने कहा कि संतुलित विकास की अवधारणा विभिन्न लेखकों द्वारा विभिन्न व्याख्याओं के अधीन है। फ्रेडरिक लिस्ट, वास्तव में फ्रेडरिक लिस्ट का देखिए नाम आता है, जिसने पहली बार संतुलित विकास सिद्धांत को आगे बढ़ाया। संतुलित विकास सिद्धांत आर्थिक सिद्धांत, अगर हम इसकी डिफिनेशन पे बात करें तो ये एक प्रकार का इकोनॉमिक थ्योरी है जो रेगनर नक्स 1907 और 1959 द्वारा अग्रणी है। उनके अनुसार यदि कम विकसित देशों में उत्पादकता का स्तर बढ़ाना है तो इसके बाजार का आकार विस्तृत करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके बाजार का आकार विस्तृत करना होगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाजार का आकार विस्तृत करने का इनका तात्पर्य ये नहीं है कि केवल एक उद्योग के जरिए आप बाजार के आकार को विस्तृत करिए। यहां पे इनका सीधा तात्पर्य है कि बाजार में मल्टी प्रोडक्ट्स लाइए। सपोज दैट कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री को एंट्री कराइए, ताकि बाजार का यदि आकार विकसित होगा तो डिमांड एंड सप्लाई की पावर्स ज्यादा काम करेंगी और जिससे इकोनॉमी में गति आएगी और अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से हो सकेगा। तो इस प्रकार इन्होंने एक सबसे बड़ा टेक्निकल वर्ड यूज किया, बाजार के आकार का विस्तारित करना, अर्थात संतुलित विकास सिद्धांत का ये मूल मंत्र है कि अर्थव्यवस्था में यदि बाजार का आकार अधिक होगा तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग तथा पूर्ति की शक्तियां भी तेजी से बढ़ेंगी और जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से होता चला जाएगा और अंततः ये एक विकसित अर्थव्यवस्था बन सकती है। तो हमें बाजार के आकार पर ध्यान देना होगा, लेकिन बाजार का आकार केवल एक मार्केट का ना होकर के मल्टी टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट्स होने चाहिए। सपोज दैट इलाहाबाद में प्रयाग या कुंभ लगता है, उसमें अगर एक ही कमोडिटी की सारी दुकानें हो जाएं तो लोग एक दिन जाएंगे या 2 दिन जाएंगे, लेकिन मल्टी प्रोडक्ट होने के कारण लोग अपनी परचेजिंग करते हैं क्योंकि उनकी सारी आवश्यक वस्तुएं वहां पर उपलब्ध हो जाती हैं। तो इस प्रकार ग्रोथ को हम बैलेंस ग्रोथ के नाम से जान सकते हैं। यही इसी संदर्भ में हम आगे यदि हम बात करते हैं तो फ्रेडरिक लिस्ट के अनुसार संतुलित विकास का सिद्धांत बहुत महत्व रखता है, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री में सारी चीजें अविकसित अवस्था में होती हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रखता है कि अर्थव्यवस्था का हमको विकास की रणनीति क्या होनी चाहिए, जिसके द्वारा कृषि उद्योग व्यापार के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। हम अपने से बार बार बोल रहे हैं कि संतुलित विकास सिद्धांत का सीधा तात्पर्य है अर्थव्यवस्था में पूरक उद्योगों का विकास करना, भले थोड़ा विकास करिए, जिससे अर्थव्यवस्था में एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के लिए, उद्योग क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या करती है, डिमांड तैयार करती है। हमको आप रॉ मटेरियल भेजिए, रॉ मटेरियल हमारे पास आएगा तो हम प्रोडक्शन करेंगे और उसके परिणाम स्वरूप ट्रेड कर सकेंगे। तो इस प्रकार, और एग्रीकल्चर सेक्टर को इनकम आएगी, इनकम आने से वो इंडस्ट्रियल सेक्टर या व्यापार से आई हुई इंपोर्ट की हुई वस्तुओं पर वो खर्च करेगा। इस प्रकार इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस आगे तेजी से बढ़ सकेगी। इस अवधारणा को रॉजस्टिन रोडान ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यूरोप के औद्योगिकरण की समस्याएं शीर्षक से अपने एक लेख में समर्थन किया। रॉजस्टिन रोडान ने अपने इस लेख में बताया कि वास्तव में बैलेंस ग्रोथ मॉडल को अपनाना नितांत आवश्यक हो जाता है जब अर्थव्यवस्था बहुत ही अल्पविकसित अवस्था में हो। इस साधारण किंडल बर्नर के शब्दों में संतुलित विकास के इतने अर्थ है कि उन सभी के खोने का खतरा होता है। यूएन प्रकाशन यूएन पब्लिकेशन में लिखा, संतुलित विकास पूर्ण रोजगार,
उच्च स्तर के निवेश, उत्पादक क्षमता में समग्र विकास संतुलन को संदर्भित करता है। अलग घोष के अनुसार संतुलित विकास के साथ योजना यह दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समान अनुपात में विस्तार होगा। सपोज अगर हम ये बात करते हैं कि मान लीजिए इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे देश में मान लीजिए पूंजीवादी इकोनॉमी हो जाए, अर्थव्यवस्था में सारी सब जगह लोग इंडस्ट्री लगा लें, एग्रीकल्चर का सेक्टर का हम लोग प्रॉपर विकास ना करें, तो उससे क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी, जिससे ऑटोमेटिक ये बड़े बड़े उद्योग बंद हो जाएंगे। इस प्रकार जिस अनुपात में आप इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसी अनुपात में आप एग्रीकल्चर सेक्टर का भी डेवलपमेंट करिए, ताकि इंडस्ट्री सेक्टर के लिए एप्रोप्रिएट, उपयुक्त रूप से कच्चे माल की उपलब्धता वो कर सके, जिसमें खपत, निवेश या अन्य समान दरों पर बढ़ जाएगी। ये अलग घोष की डिफिनीशन वास्तव में बहुत अधिक या बहुत कुछ संतुलित विकास संदर्भ के रूप में स्पष्ट करती है। आइए हम आगे देखते हैं। जब हम डब्ल्यू.एल. लुईस की बात करते हैं, विकास कार्यक्रमों में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास करना चाहिए। लुईस भी इस बात को सपोर्ट करते हैं बैलेंस ग्रोथ मॉडल के अंतर्गत कि हमें सभी क्षेत्रों में एक साथ डेवलपमेंट की प्रोसेस को अपनाना चाहिए। यदि सरकार निवेश करती है तो ये नहीं कि केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, अदर सेक्टर पर ध्यान दे, एग्रीकल्चर सेक्टर का भी रिफॉर्म होना अनिवार्य है। अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए पॉलिसी, सर्विस सेक्टर के लिए कई पॉलिसीज आ चुकी, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पॉलिसीज तो आई, लेकिन एप्रोप्रिएट पॉलिसी ना आई जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को अपनाया जा सके, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में रेशियो लगातार कम हुआ है, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का रेशियो कंटिन्यू बढ़ा है, और परिणाम स्वरूप हमको कुछ रॉ मटेरियल्स फॉरेन से भी इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। तो हमको बैलेंस टेक्नोलॉजी अपनाना पड़ेगा, बैलेंस टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा, बैलेंस स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा, और हमको सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास करना होगा। संतुलित विकास के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का एक साथ सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए। ये नहीं कि इंडस्ट्री हमने इस साल खोल दिया, हमने 2 साल बाद एग्रीकल्चर सेक्टर की पॉलिसी बना रहे हैं। आपको तुरंत बनाना पड़ेगा जब इंडस्ट्री सेक्टर को आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर रॉ मटेरियल के अभाव में उसका विकास नहीं हो पाएगा, और अगर आपने बैंकिंग सेक्टर को, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत अगर आप बैंकिंग सेक्टर को आपने डेवलपमेंट नहीं किया, तो लोन के अभाव में नई तकनीकें नहीं मंगा पाएंगे इंडस्ट्री सेक्टर, परिणाम स्वरूप एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर तो डेवलप हो गए, लेकिन सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट ना होने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुनः नहीं हो पाएगा। हम पुनः आपको रिकॉल करना चाहेंगे कि संतुलित विकास सिद्धांत का सीधा तात्पर्य है मांग और पूर्ति के बीच संतुलन को बनाए रखना। संतुलन विकास के लिए आवश्यक है कि मांग और पूर्ति के बीच संतुलन बना रहे, जहां मांग पक्ष एम्प्लॉयमेंट और आय से संबंधित है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जब इकोनॉमी में रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ने के साथ साथ आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। यानी मांग पक्ष के जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, रोजगार, आय है, वहीं पूर्ति पक्ष से उद्योग जो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या मध्यवर्ती वस्तुओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, जैसे सिंचाई, विद्युत, परिवहन साधन आदि। यदि मांग सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ेगी तो उनके द्वारा प्राप्त की गई आय खर्च कहां पर होगी? उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर खर्च होगी। तो यदि मांग सेक्टर का डेवलपमेंट होगा तो पूर्ति सेक्टर का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होगा और बैलेंस ग्रोथ होता चला जाएगा। बैलेंस ग्रोथ मॉडल के अंतर्गत दो अर्थशास्त्रियों का तर्क बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। रोजेस्टीन रोडान ने बड़े धक्के का सिद्धांत प्रतिपादित किया, बिग पुश थ्योरी, वहीं नर्क्स ने गरीबी के दुष्चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जब हम ये देखते हैं कि बड़े धक्के का सिद्धांत क्या है, बिग पुश थ्योरी क्या है, अर्थव्यवस्था में सपोज दैट एक गाड़ी दलदल में फंस जाती है, मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी है, गरीबी के दलदल में फंस गई। अब थोड़ा सा धक्का लगाइए दलदल में, पहिया घूमेगा,
फिर वहीं पे आएगा और लगातार नीचे की ओर धंसता चला जाएगा। इसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में भी है। यदि आप थोड़ा सा पुश करेंगे उनकी इनकम को जनरेट करने के लिए, तो वो और गरीबी के दलदल में धंसते चले जाएंगे। सपोज दैट आपने हायर एजुकेशन डेवलपमेंट पे बहुत अधिक खर्च कर दिया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, तो आपको पता है कि बहुत अधिक पढ़ा हुआ व्यक्ति छोटी मोटी नौकरी को पसंद नहीं करता है। एक अनपढ़ व्यक्ति वो मजदूरी कर सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अधिक शिक्षित हो जाता है, शिक्षित का मतलब एप्रोप्रिएट, यानी आपके पास कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेता, बीटेक एमटेक कर लेता, तो वो मजदूरी करना पसंद नहीं करता। परिणाम स्वरूप वो मजदूरी करने की अपेक्षा बेरोजगार बैठना पसंद करता है। तो अगर अर्थव्यवस्था में छोटे छोटे हम निवेश करते हैं, तो छोटे छोटे निवेश करने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और अर्थव्यवस्था और अधिक धंसती चली जाएगी। इसलिए जैसे एक गाड़ी में अगर आपको गड्ढे से निकालना है तो एक बड़ा धक्का लगाना होगा ताकि गाड़ी गड्ढे से निकल जाए, उसी प्रकार गरीबी से यदि अर्थव्यवस्था को बाहर निकालना है तो हमको बिग पुश करना पड़ेगा, एक ही बार में अधिक निवेश करना पड़ेगा ताकि लोग अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त कर लें और अधिक आय प्राप्त कर ले। मनरेगा जैसा 100 रुपीज से काम नहीं चलेगा, आपको उनको अधिक वेतन देना होगा ताकि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर सके, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके और वो अच्छी जगह पढ़ सके। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था बिग पुश की आवश्यकता को एक्सेप्ट करता है, यानी बिग इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करता है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट वास्तव में इकोनॉमी को और अधिक गरीबी की तरफ ले जा सकता है। इसलिए रोजेस्टिन रोडन ने अपने सिद्धांत के समर्थन में कहा, बिग पुश थ्योरी को उन्होंने डेवलपमेंट किया। जब हम बात करते हैं प्रोफेसर नर्स के गरीबी के दुष्चक्र की, तो उन्होंने एक वर्ड बोला था, हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीब हैं। हमारी गरीबी का कारण हम गरीब हैं। हम गरीब हैं, हमारे पास एजुकेशन का सिस्टम कम है, हम एक सरकारी स्कूल से पढ़ते हैं, वास्तव में सरकारी स्कूल में काफी अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, लोगों ने वास्तव में उनको गलत नजरिए से सरकारी स्कूलों को देखा, ठीक है, फिर भी लोगों ने एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लिया कि नहीं, हमारे बच्चे अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ेंगे तो ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, उनके लिए अच्छी अप्रोप्रिएट बुक्स आएंगी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, और अगर एक गरीब व्यक्ति है तो इन सब चीजों को वहन नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप उसका बच्चा भी बहुत क्या करेगा, या तो मजदूरी करेगा, मनरेगा में वर्क करता या अन्य चीजों पे कार्य करता है। तो हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीब हैं। बड़े घर के बच्चे, अमीर घर के बच्चे क्या होते हैं, डोनेशन दे करके बड़ी जगह पर वो जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं कि बड़ी जगह पर जाने के बाद वो लोग अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं और फॉरेन में जाकर के या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जाकर के इन्वेस्टमेंट कर, मल्टीनेशनल कंपनीज में जाकर के एम्प्लॉयमेंट गेन करते हैं और परिणाम स्वरूप अच्छा वेतन उठाते हैं और उनका परिवार और अधिक सेटल होता चला जाता है। तो प्रोफेसर नर्स का सिद्धांत तो समझ में हमें आ गया कि हमारी गरीबी का मुख्य कारण हमारी गरीबी है। अगर एक बार हमारी गरीबी खत्म हो जाए तो वास्तव में आने वाले दिनों में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। तो इस प्रकार प्रोफेसर नर्स ने गरीबी के दुष्चक्र में कहा कि गरीबी का मुख्य कारण गरीबी ही होता है, जो बैलेंस ग्रोथ मॉडल को लेकर के चलता कि अगर अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में कोई हमको सपोर्ट कर दे, हमारी एजुकेशन पे, हमारे फूडिंग सिस्टम पे, हमारे क्लॉथ्स पे, हमारे लिए बुक्स अच्छी अच्छी दे दे, हमारे लिए कंप्यूटर्स दे दे, तो ऑटोमेटिक इन सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश कर दे, परिणाम स्वरूप हमारा एजुकेशन लेवल हाई हो जाएगा और हम अच्छा एम्प्लॉयमेंट लेवल कर सकते हैं, हम आईएएस बन सकते हैं, हम बीटेक एमटेक कर सकते हैं, हम अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। परिणाम स्वरूप हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में काम करेंगे और हमारे परिवार में दोबारा गरीबी नहीं आएगी। तो प्रोफेसर नक्स ने भी यही बात कहा कि बैलेंस ग्रोथ मॉडल में अर्थव्यवस्था में गरीबी का मुख्य कारण गरीबी ही है। चलिए हम एक एग्जाम्पल द्वारा बैलेंस ग्रोथ मॉडल को और अधिक स्पष्ट करते हैं। सपोज दैट आपके पास 50,000 या 60,000 करोड़ रुपीस, यहां पर हम डेटा को थोड़ा सा इंप्रूव करने के, 60,000 करोड़ है, ये हमने डेटा को 60,000 करोड़ रुपीस हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहां पर, जूता इंडस्ट्री पे।
इस इंडस्ट्री में सपोज दैट जो व्यक्ति वर्क करता है, कौन व्यक्ति करता है वर्क? ए पर्सन करता है आपका जॉब, यहाँ पर बी पर्सन आपका क्या करता है? जॉब करता है, यहाँ पर सी पर्सन जॉब करता है, यहाँ पर डी पर्सन जॉब करता है, और जॉब करने के बाद यहां से जो मनी अर्न होगी वो कहां खर्च करता है? वो जाकर के अदर इंडस्ट्री पे खर्च करता है। परिणाम स्वरूप जूता इंडस्ट्री ने इनकम को जनरेट किया, लोगों की आय और रोजगार को इंप्रूव किया, बट वो मनी अदर इंडस्ट्री में सप्लाई हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप मांग के अभाव में क्या होता है? ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड, क्योंकि लोग इस इंडस्ट्री द्वारा उत्पादित जूते की अपेक्षा आटा, दाल, चावल पर सबसे पहले फर्स्ट अपना एक्सपेंडिचर करना चाहेंगे। परिणाम स्वरूप जूता इंडस्ट्री में जूते की मांग की कमी होने के कारण जूता इंडस्ट्री लॉस की ओर चला जाएगा, उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, जिससे वो इन्वेस्टमेंट कम करना चालू कर देगा। जब इन्वेस्टमेंट कम कर देगा तो इन्वेस्टमेंट कम करने के परिणाम स्वरूप मल्टीप्लायर उल्टा कार्य करेगा। मल्टीप्लायर सिद्धांत पे कि अर्थव्यवस्था में जब निवेश किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाती है। जब इन्वेस्टमेंट उल्टा हुआ करेगा तो परिणाम स्वरूप आपका रोजगार और आय भी डिक्लाइन करेगी, और कुछ दिन बाद ये इंडस्ट्री आपकी जूता इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हुई कि अर्थव्यवस्था में मांग के अभाव के कारण ये जूता उद्योग बंद हो गया। तो कोई भी कंपनी गरीब क्षेत्र में या वेरी कहते अनडेवलप एरिया में, बैकवर्ड एरिया में बिग निवेश करेगी तो ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड वो इंडस्ट्री श्योर है कि वो बंद हो जाएगी। तो हमको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? हमको स्ट्रेटजी ये अपनानी चाहिए कि भले हम 60,000 करोड़ रुपीस का एक मुश्त इन्वेस्टमेंट ना करके टुकड़ों में उस इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए, और उस इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी कैसी होनी चाहिए? द कैटेगरी शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री। आइए हम इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। यहां पर सपोज दैट हमने 60,000 करोड़ रुपीस का जो पिछला इन्वेस्टमेंट था, कभी बैलेंस ग्रोथ मॉडल ये नहीं कहता कि 60,000 के कई इन्वेस्टमेंट करिए। बैलेंस ग्रोथ मॉडल कहता कि भले आप छोटा इन्वेस्टमेंट करिए बट कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज की पहचान करिए। सपोज दैट आपने 10,000 रुपीस की दाल उद्योग आपने खोल दिया, ये देखिए दाल उद्योग हो गया। आपने उसी 10,000 में एक चावल उद्योग खोल दिया। अब 10,000 उद्योग का आपने आटा उद्योग खोल दिया, आपने आटा चक्की लगा दिया और वहां पे आपका गेहूं प्रोसेस होने लगा। आपने मिल्क इंडस्ट्रीज पे कर दिया, आपने क्लॉथ इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, और आपने अदर कोई इंडस्ट्री है उस पर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री। ओके, सपोज दैट इस पे कोई व्यक्ति ए वर्क कर रहा है, हम सपोज दैट ए, बी वर्क कर रहा है यहां पर, सी पर्सन वर्किंग इन आपके पास फ्लोर इंडस्ट्री है, डी पर्सन वर्किंग इन द मिल्क इंडस्ट्री, ई पर्सन वर्किंग इन द क्लॉथ इंडस्ट्री, एंड एफ पर्सन वर्किंग इन द अदर इंडस्ट्री विच इज कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री। अब इनको वेतन के रूप में आय सपोज दैट मिलती है। ए को आय मिली मंथ के अंत में, बी को आय मिली, सी को आय मिली, डी को आय मिली, ई को आय मिली, एफ को आय मिली। ए पर्सन बी इंडस्ट्री के पास जाता है और बी इंडस्ट्री से चावल खरीद लेता है। ए पर्सन सी इंडस्ट्री के पास जाता है, यहां से थोड़े पैसे से आटा ले लेता है। ए पर्सन डी इंडस्ट्री के पास जाता है और यहां से थोड़े पैसे से वो मिल्क ले लेता है। ए पर्सन क्लॉथ इंडस्ट्री में जाता है, वहां से क्लॉथ ले लेता है। ए पर्सन अदर इंडस्ट्री में जाता है, वहां से अदर थिंग्स ले लेता है। अब इन चावल उद्योग, आटा उद्योग, दूध उद्योग, अदर इंडस्ट्री और क्लॉथ उद्योग को देखिए मांग मिल गई, कहां से? ए इंडस्ट्री के व्यक्ति
बी आपके चावल उद्योग, आटा उद्योग, दूध उद्योग, कपड़ा उद्योग या अदर उद्योग की वस्तुओं की डिमांड करने लगते हैं। वहीं सी व्यक्ति जो सी इंडस्ट्री में इस समय वर्क कर रहा है, सी इंडस्ट्री में वर्क करने वाला व्यक्ति ए इंडस्ट्री के प्रोडक्ट यानी दाल को परचेज करता है, आपके पास चावल परचेज करता है, आप मिल्क परचेज करता है सी व्यक्ति, और ये व्यक्ति कपड़ा उद्योग में कपड़ा परचेज करता है और अदर इंडस्ट्री से अदर चीजों को परचेज करता है। इस प्रकार सी इंडस्ट्री की जो व्यक्ति अपनी आय लेकर के निकले वो अदर इंडस्ट्री यानी कंप्लीमेंट्री इंडस्ट्री पे खर्च कर दिए। इसी प्रकार आपका बी इंडस्ट्री है, बी इंडस्ट्री का व्यक्ति भी क्या करता है कि वो ए पर्सन जहां पे यानी दाल उद्योग से दाल ले लिया, आप यहां से चावल ले लिया, आटा ले लिया, और यहां से डी दूध उद्योग से दूध ले लिया और कपड़ा उद्योग से कपड़ा ले लिया। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि एक उद्योग दूसरे उद्योग के लिए मांग पैदा कर दे रहे हैं। ए उद्योग ने जो आय दिया वो मांग हो गई आटा उद्योग के लिए, आपके पास चावल उद्योग के लिए, दूध उद्योग के लिए, आपके पास कपड़ा उद्योग के लिए, अदर उद्योग के लिए। इसी प्रकार ये सारी इंडस्ट्री एक दूसरे उद्योग की वस्तुओं की मांग बढ़ाती जाती है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में सभी उद्योग तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार की रणनीति को, स्ट्रेटजी को कि अर्थव्यवस्था में एक मुश्त इन्वेस्टमेंट करने की अपेक्षा, जैसे किसी व्यक्ति ने जूता उद्योग में 60,000 करोड़ रुपए लगा दिया और वो उद्योग बंद भी हो गया, उसकी अपेक्षा 60,000 करोड़ रुपए आप 10-10 छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री पे लगा दीजिए और एक उद्योग दूसरे उद्योग के लिए मांग जनरेट कर देगा और दूसरा उद्योग तीसरे उद्योग के लिए मांग जनरेट कर देगा। इस प्रकार बैलेंस ग्रोथ मॉडल स्ट्रेटजी ये कहती है कि हमें पूरक उद्योगों में समान रूप से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यही प्रोफेसर नक्स फ्रेडरिक लिस्ट का कहना था। यही बैलेंस ग्रोथ मॉडल है। हम यहाँ पर बैलेंस ग्रोथ मॉडल के अंतर्गत जो भी आपके प्रश्न हो, क्वेरीज हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीजीटी या अन्य अदर एग्जाम्स, पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में भी इस चैप्टर से काफी अधिक प्रश्न पूछे गए हैं, अतः आप इसके लिए एस.एन. लाल, एम.एल. झिंगान कहते हैं और आपके वीसी सिन्हा अन्य बुकों का भी अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।